मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। इस कोरोना काल में अभी जो दौर चल रहा है कोरोना का, समझ में नहीं आ रहा है कि इस विपदा से हम लोग कैसे निपट पाएंगे। लेकिन फिर भी जिंदगी चलती रहती है और इसी बीच में हम भी अपना जो प्रयास है वह करते रहेंगे। अपनी सबसे पहले तो संघर्ष यह है कि हम लोग इस बीमारी से बचें, आप स्वस्थ रहें। हम लोग भी सब सुरक्षित हैं, यहाँ पर स्वस्थ हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप तक जो भी स्टडी मटेरियल है या फिर जो पठन पाठन का कार्य है वह जारी रहे ताकि आप लोग की पढ़ाई बाधित न हो। लेकिन समस्या तो है, जितेंद्र सर की अभी तबीयत खराब है। हालांकि अभी बुखार वगैरह है, लेकिन कोरोना का पुष्टि नहीं हुआ है। थोड़ी बहुत चिंता रहती है, आप लोग की भी चिंता रहती है कि आप लोग कैसे हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं बहिर्जात बल। पिछली कक्षा में मैंने आपसे चर्चा किया था इस पृथ्वी पर जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उस पर मैंने चर्चा किया था। उसमें मैंने बताया था कि दो प्रकार की ताकतें काम करती हैं पूरे धरातल पर, और उन्हीं ताकतों से पृथ्वी पर जो विभिन्न स्थल रूप होते हैं, कहीं पर्वत निर्माण, कहीं पठार, कहीं पर घाटियां, ये सारी चीजों का जो निर्माण है वह दो तरह के बलों द्वारा निर्मित होते हैं। सबसे पहला बल जो मैंने पिछली कक्षा में चर्चा किया था कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां यानी कि इंटरनल फोर्सेस, वो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद जो दूसरा है बहिर्जात बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस, आंतरिक शक्तियां। हमने बताया था कि कहीं पर पर्वत का निर्माण हो गया, कहीं पठार बना, कहीं भ्रंश बने। तो जब पर्वत का निर्माण शुरू होता है तो उसी के साथ ही एक और बल उस पर काम करना शुरू कर देता है, जिसे हम कहते हैं बाहरी बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस या बहिर्जात बल। यह क्या करता है, जब पर्वत निर्माण हो रहा होता है तो उसको काटना छाटना शुरू करता है। आंतरिक जो बल होते हैं वह बनाने में विश्वास रखते हैं और यह काट छाट करके फिर से बराबर करने में विश्वास रखता है। दोनों का कंसेप्ट ये है। यानी जो अंतर्जात बल है कहीं पर पर्वत का निर्माण करेगा और बहिर्जात बल उसको घिस घिस करके फिर से उसी समतल रूप में लाने का प्रयास करता है। यही क्रम चलता रहता है और उसी का जो फलाफल होता है वह हमें वर्तमान में जो स्थलाकृतियां हैं उस रूप में हमारे सामने दृष्टिगोचर होती है। बहिर्जात बल में आपको कुछ तस्वीरें दिख रही होंगी। ये क्या है? बहिर्जात बल में मुख्य रूप से दो प्रकार के शब्द हैं। एक है वेदरिंग और दूसरा है इरोजन। वेदरिंग से तात्पर्य है कि जब चट्टाने अपने ही स्थान पर टूटकर वहीं पर रह जाती हैं तो वह कहलाता है वेदरिंग। यानी वेदरिंग क्या है? एक स्थैतिक क्रिया है, जबकि इरोजन एक गतिशील क्रिया है। अब मान लीजिए कहीं पर कोई चट्टान टूटा और वहीं पर रह गया, विभिन्न कारणों से। हम आगे चर्चा करें कि चट्टान कैसे टूटेगा, कैसे उसका विखंडन होगा, आगे हम चर्चा करेंगे उस पर। बहरहाल ये कि जो चट्टानें टूटी और वहीं पर रह गई वो कहलाएगा अपक्षय यानी कि वेदरिंग। और दूसरा टूटा और साथ में वह बहता चला गया यानी एक गतिशील क्रिया, तब हो जाएगा अपरदन। ठीक है, तो ये कुछ जो तस्वीरें आपको दिख रही है थोड़ा समझने का इसको प्रयास कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं बारिश हो रही है। बारिश की वजह से क्या हो रहा है, यह जो चट्टाने हैं गल रही हैं,
कमजोर पड़ रही है, इसका जो कंपोजिशन है वह कमजोर पड़ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, धूप पड़ रहा है, धूप पड़ने की वजह से भी ये क्या होता है, फैलता है, सिकुड़ता है। और साथ में बीच में कहीं पर जो कमजोर हिस्सा था उसको इसने क्या किया, यह बढ़ता चला गया, गलाता चला गया और बाद में जाकर के दो भाग में टूट गया। यानी कि एक चट्टान था और यह विभिन्न क्रियाओं से, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से यह दो भाग में बट गया। यानी एक्सटर्नल फोर्सेस अगर देखा जाए तो 5 प्रकार के बल उस पर काम करते हैं। सबसे जो पहला होता है वह होता है हवा से जो अपर्दन होते हैं वो होते हैं। दूसरा, बहती हुई नदी, यह भी अपर्दन करती है, चट्टानों को तोड़ती है, फोड़ती है। तीसरा, ग्लेशियर। चौथा, जो काष्ठ अपर्दन या भूमिगत जल, यही अपर्दन करता है, काटता है, छाटता है। और पांचवा, जो समुद्र के किनारे, जो तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री लहरें अपने उस प्रकार की चट्टानों को काटती है और अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। तो ये वेदरिंग, और उसको हम फिर दो रूप में डिवाइड करते हैं। पहले स्टार्टिंग शुरुआत में वेदरिंग और एरोजन। तो इसमें देखिए यहाँ पर वेदरिंग और एरोजन की क्रिया साथ साथ हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, धूप पड़ रहा है, धूप पड़ने से ये सारी जो चट्टान है इसका जो कंपोजिशन है वो क्या होता है, वो फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा और इस प्रकार से यह कमजोर पड़ेगा। दूसरे, साथ में अगर हवाएं चल रही हैं तो क्या करेगा, ये आसपास के हिस्सा को घसीटते हुए उसको क्या करता है, घिसते हुए जाता है और इसको बहा करके वो आगे लेके चला जाता है। तो इस प्रकार से ये इरोजन की क्रिया हो रही है। इसी में भी देखेंगे आप, इसमें क्या है, फिजिकल इरोजन का उदाहरण है। जैसा कि मैंने बताया कि जब धूप पड़ता है तो चट्टानें गर्म होकर के फैल जाती हैं और उसके बाद जब रात होती है तब क्या होता है कि फिर से ठंडा हो जाता है, फिर सिकुड़ती है। तो फैलने सिकुड़ने के क्रम में चट्टानों में विखंडन हो जाता है और ये चट्टानें इस प्रकार से टूट जाती है। यह फिजिकल इरोजन का उदाहरण है। इसी प्रकार से केमिकल इरोजन, केमिकल वेदरिंग, ये क्या करता है, चट्टानों को, जैसे बारिश हुआ तो उसको क्या करेगा, गला देगा। ठीक है, इसी प्रकार से यह आपको दिखेगा। यहाँ पर भी देखिए इरोजन, विभिन्न प्रकार के आपको और वेदरिंग दिख रहे हैं, यानी अपक्षय और अपर्दन। तो समझिए बेसिक चीजें हम लोग जो समझते हैं कि वेदरिंग यानी अपक्षय और अपर्दन, ये दोनों में जो बेसिक डिफरेंसेस है वो सबसे बेसिक डिफरेंसेस है कि वेदरिंग इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस दैट often work in consent to decompose rocks. Both process occur in place. No movement is involved in weathering. The two types of weathering are called chemical and mechanical weathering. यानी कि इसमें जो वेदरिंग होता है इसमें सिर्फ चट्टानें टूटती हैं, अपने ही स्थान पर टूट करके रह जाती है, वह वेदरिंग क्रिया होता है। जबकि एरोजन में क्या होता है, इसमें दो क्रिया होता है, टूटना और साथ में बहना, है ना। तो दोनों मिला करके जब हम कहते हैं तब होता है एरोजन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अपक्षय। अपक्षय मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि वेदरिंग की जो क्रिया होती है, चट्टानों के टूटने, विखंडित होने के, वह क्रिया 3 प्रकार से होती है। पहला है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, दूसरा है रासायनिक अपक्षय, तीसरा है जैविक या प्राणी वर्गीय अपक्षय। भौतिक अपक्षय में क्या होगा, भौतिक अपक्षय में होता यह है कि जब भौतिक क्रिया से चट्टानें टूट करके वहीं पर रहती है। जैसे मैंने उदाहरण बताया था आपको कि जब चट्टानें गर्म होती है तो फैलती है और जब ठंडा होती है तो चट्टानें सिकुड़ती है। तो इस प्रकार से गर्म होने, फैलने से जो चट्टान टूटता है तो ये कहलाता है भौतिक क्रिया। इसी प्रकार से कहीं पर प्रेशर पड़ा, अब मान लीजिए कि कहीं कोई हिस्सा था उस पर बर्फ वगैरह बहुत सारा जम गया, तब क्या करेगा, बहुत अधिक जब बर्फ जम जाएगा तो वहां पर क्रेक पड़ जाएंगे, वह भी क्या होगा, भौतिक अपक्षय का उदाहरण होगा। इसी प्रकार से और भी कई सारे उदाहरण मिलते हैं। रासायनिक अपक्षय में क्या है, रासायनिक अपक्षय में क्या होता है कि चट्टानें गलती हैं, है ना। अब जैसे कि चूना हो गया, डोलोमाइट पत्थर हो गया, अगर कहीं पर बारिश वारिश हुई या फिर पानी वगैरह की वजह से उसको क्या करता है, घुला देता है और उसको डिकम्पोज कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, उसी प्रकार से जैविक या प्राणी वर्गीय अपक्षय, यानी कि ऐसे अपक्षय जिसके लिए
जीव जंतु पेड़ पौधे जिम्मेवार होते हैं वह क्या कहलाता है, जैविक या प्राणी वर्गीय अपक्षय कहलाता है। अब जैसे कहीं पर कोई चट्टान है या धरती है तो उस पर क्या होता है कि कोई पेड़ उगा तो पेड़ क्या करेगा कि अंदर की तरफ वो प्रवेश करेगा और उस चट्टान को धीरे धीरे करके उसको, अब उसकी जड़ तो मोटा होगा, अब धीरे धीरे करके उसको क्या करेगा, उसको चट्टान को तोड़ देगा। तो इसी प्रकार से अब और भी कई सारे उदाहरण है, जैसे कि अब कोई चूहा वगैरह अंदर गया, अब वो क्या करेगा, चट्टान को तोड़ तोड़ करके अंदर बिल बनाएगा, तो वो भी एक वजह होता है। तो इन सारे वजह से जो चट्टान टूटते हैं, अपरदित होते हैं, वह अपक्षय कहलाता है। यानी कि वह जब चट्टान कमजोर पड़ा या टूट करके वहीं पर रहा, जो पेड़ पौधे या जीव जंतु जिसके लिए जिम्मेवार होते हैं, तो वह कहलाता है जैविक या प्राणी वर्गीय अपक्षय। तो इसे फिर से याद कर लीजिए बढ़िया से, मेरे साथ रिपीट करिए। अपक्षय तीन प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय और तीसरा जैविक अपक्षय या प्राणी वर्गीय अपक्षय। क्लियर है? यानी अपक्षय की क्रिया तीन प्रकार से होती है, भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय। ठीक है। अब भौतिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय जैसा कि मैंने पहले भी आपसे चर्चा किया, भौतिक अपक्षय जो होगा वह चार प्रकार से होगा। यानी भौतिक अपक्षय की जो क्रिया होगी, पहला क्या होगा, ताप के कारण जो छोटे बड़े टुकड़े हुए उसमें लगातार वह टूटने का क्रम रहता है। ताप के कारण से, ताप में मैंने बताया था कि गर्म होता है तो फैलता है, ठंडा होता है तो सिकुड़ता है, इस प्रकार से उसमें सल्कीकरण की क्रिया होती है। मान लीजिए कि बहुत सारा ऐसे करके जो चट्टान है, तो क्या होगा, इस प्रकार से वह टूटता चला जाएगा, इस प्रकार से वह सल्कीकरण होगा। यानी इसमें छोटे छोटे भागों में यह टूट जाएगा। और ऊपर का हिस्सा, ये दो प्रकार से होता है, एक तो ऐसे करके होगा और दूसरा उसकी जो मोटाई है वह भी ऊपर का हिस्सा छोड़ते जाएगा। तो एक सल्क यानी कि एक जैसे मछली वगैरह का जो ऊपर का चोइया होता है ना, उस प्रकार से चट्टान ऊपर की तरफ उखड़ उखड़ करके अलग होते चले जाते हैं। तो ये सल्कीकरण कहलाता है। तो ताप के कारण छोटे बड़े टुकड़ों में जो विभाजन होता है ना, तो इसे भौतिक क्रिया का एक पहला रूप है। इसी प्रकार से तुषार, अब मान लीजिए ठंड वगैरह जब बहुत ज्यादा, जहां पर बर्फ वगैरह होता है, तो क्या करता है कि कहीं पर पानी प्रवेश कर गया, मान लीजिए कि ये एक घाटी है, अब इसमें क्या हुआ कि पानी प्रवेश कर जाएगा, पानी प्रवेश कर जाएगा। ठीक है। तो पानी का गुण क्या होता है, जब ठंडा होगा यानी जब बर्फ बनेगा तो इसका आयतन बढ़ जाता है। तब क्या होगा, इस पर दबाव, ये इधर प्रेशर करेगा और इधर प्रेशर पड़ेगा, तो उस पर प्रेशर डालेगा। फिर क्या होगा कि दिन के समय या जब गर्मी के समय जब पिघलेगा तो फिर से ये पानी बन जाएगा। फिर अगले बार जब जमेगा यह, तो फिर बर्फ बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों तरफ क्या करेगा, चट्टान पर दबाव डालेगा और इसको क्या करेगा, तोड़ देगा। ठीक है। तो यह होता है तुषार का, यानी भौतिक अपक्षय का दूसरा उदाहरण क्या था, तुषार, यानी ठंड के कारण चट्टानें टूटती है। और तीसरा है घर्षण। घर्षण से मान लीजिए कि कहीं पर कोई ये है और घर्षण हो रहा है, अब हवाएं चल रही है या अति हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि घर्षण की वजह से भी यह भौतिक अपक्षय होता है। और चौथा है दबाव, जैसा कि मैंने बताया कि कहीं पर अधिक प्रेशर पड़ेगा तो चट्टानें टूट जाएगी, टूट करके वहीं पर रह जाएगी, क्रेक पड़ जाएंगे। तो यह भी एक उदाहरण है भौतिक अपक्षय का। यानी भौतिक अपक्षय के चार उदाहरण, पहला ताप के कारण अपक्षय होगा या चट्टानें टूटेगी, दूसरा तुषार के कारण, तीसरा घर्षण के कारण और चौथा दबाव के कारण। ये कुछ उदाहरण है, ऐसे आप देख सकते हैं। वेदरिंग, जैसे कि मैंने बताया कि अब इसमें क्या हो रहा है कि धूप पड़ रहा है, तो धूप की वजह से ये सब चट्टाने क्या हो रहा है, ये सब हिस्सा गर्म हो रहा है, गर्म होकर क्या होगा, फैलेगा, फैल करके क्या होगा, सल्फीकरण होगा और एक क्रिया की वजह से चट्टाने टूट जाएगी। ये इस प्रकार से देखिए, ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हैं, एक मोटाई के रूप में भी टूटा, जो मैंने सल्फीकरण की आपको मैंने बात बताई थी, टूट करके हल्का हल्का आसपास में नीचे गिर भी गया है ये, है ना। तो ये सब के सब जो छोटे छोटे भागों में जो टूटा हुआ है, ये ताप या भौतिक
उदाहरण भौतिक अपक्षय का उदाहरण है। इसी प्रकार से इसमें देखिए अब कई सारे जो पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या किया, इसका जो जड़ अंदर की तरफ प्रवेश किया है और इस चट्टान में क्या किया है, इसमें दरार कर दिया है और इसके छोटे छोटे भागों में से विखंडित कर दिया है। तो यह जैविक अपक्षय या प्राणी वर्गीय अपक्षय का उदाहरण है। इसी प्रकार से ये देखिए केमिकल अपक्षय का उदाहरण है। इसमें आप खास करके नीचे वाला हिस्सा में आप देखिएगा, इसमें आपको साफ ये जो पूरा जो पानी है आपको दूधिया कलर का दिख रहा है, यानी ये डोलोमाइट चट्टाने हैं या चुना पत्थर की चट्टाने हैं। और यहाँ पर जो पानी है, पानी की वजह से ये पूरा इसे घुला करके इसको क्या किया है, दूधिया कलर में कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि यह जो है, यह भी ये क्या है, केमिकल अपक्षय या रासायनिक अपक्षय का उदाहरण है। तो तीनों प्रकार के अपक्षय यहाँ पर आप देख सकते हैं। वेदरिंग की क्रिया वो भौतिक अपक्षय का उदाहरण मिलता है। ये आपका जैविक अपक्षय का उदाहरण है। ये सल्फीकरण का उदाहरण है जो ताप की वजह से अपक्षय हुआ है, या दबाव की वजह से भी। मान ली कि अब लहरें चलेगी तो पास की जो चट्टाने हैं उस पर क्या करेगा, प्रेशर डालेगा, तो उसको तोड़ देगा, तोड़ करके उसको अलग कर देगा। तो ये उस प्रकार से भी यहाँ पर अपक्षय हो रहा है, चट्टाने टूट रही है। और ये आपका रासायनिक अपक्षय का उदाहरण है। अपर्दन, अपर्दन मुख्य रूप से 5 प्रकार के अपर्दन होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अपर्दन में सबसे पहला है नदी या बहता हुआ जल, दूसरा है वायु अपर्दन, तीसरा है हिमनद अपर्दन या हिमानी अपर्दन, चौथा है भूमिगत जल या काष्ठ अपर्दन, और पांचवा है सागरीय जल अथवा तटीय अपर्दन। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा जो अपक्षय अपर्दन का जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वह है नदी या बहता हुआ जल। इस अपर्दन का जो इस अपर्दन से कई प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं धरातल पर, उसे हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है इसमें, जब भी देखिए इस तरह का जो भी फोर्सेस हैं जो स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, जैसे मैंने बताया था वायु अपर्दन, नदी अपर्दन, हिमनद अपर्दन, काष्ठ अपर्दन या चुना अपर्दन या भूमिगत जल अपर्दन भी उसे कहते हैं, और समुद्री लहरों से होने वाले या तटवर्ती अपर्दन। तो ये पांचों प्रकार के जो अपर्दन हैं, तो इसमें 2 प्रकार की चीजें शामिल होती है स्थलाकृतियों के निर्माण में। पहला होता है अपर्दन और दूसरा होता है, या अपर्दन से बनी स्थलाकृतियां, और दूसरी होती है निक्षेपण से बनी स्थलाकृतियां। अब मान लीजिए, मैंने पहले बताया आपको, अपक्षय में क्या था कि टूटा और चट्टान वहीं पर रह गया, टूट करके वहीं पर रह जाता है, वो वहां पर से विस्थापित नहीं होता है। लेकिन अपर्दन में मैंने बताया था कि इसमें 2 चीजें शामिल होती है, तोड़ना और साथ में उसे बहा ले जाना। तो सवाल ये है कि जब बहाएगा तो बहा के लेके जाएगा कहाँ, कहीं ना कहीं जाएगा लेकर के, और लेकर के जब जाएगा तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं वो निक्षेप करेगा, यानी कहीं ना कहीं वो उसे जमा कर देगा। तो इसमें 2 प्रकार की चीजें होती है, पहला बहा ले जाना और दूसरा कहीं किसी जगह पर उसे जमा कर देना, निक्षेप कर देना। ठीक है, तो या उसे डिपॉजिट कर देना। तो इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं पीटी में खास करके, तो उसमें जो रहता है, तो उसमें दोनों प्रकार के कि इसमें कौन से किस प्रकार से बनी स्थलाकृति है, यानी इनमें से कौन अवश्य रहेगा कि वी आकार की घाटी ये किससे बनी स्थलाकृति है, और उसमें भी रहेगा निक्षेपात्मक और अपर्दनात्मक, वो भी उसमें अलग करके कई बार देता है। तो आपको दोनों तरह की चीजें याद रखनी है। पहला कि कोई भी आकृति या कोई भी स्थलाकृति है तो उसका निर्माण किस प्रकार के फोर्स से हुए हैं, और दूसरा वह किस प्रकार से हुआ, यानी कि अपर्दन से हुआ है या फिर निक्षेपण से हुआ है। ठीक है, अब जैसे बहता हुआ जल या नदी अपर्दन, तो इससे जो स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, तो इसमें कई प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। जैसे पहला हम देखेंगे वी आकार की घाटी। पर्वतीय क्षेत्रों में आप जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि नदियां जो भी निकलती हैं तो वहां से निकलती है, पर्वतों पर से निकलती हैं, और वहां से नदियां बहती हुई
काफी तेजी में आगे बढ़ती है, क्योंकि वहां पर ढाल, नदियों का गति किस पर निर्भर करेगा, नदी के जो जल है उसकी जो गति है वो निर्भर करेगा कि ढाल कितना तीव्र है। अब मान लीजिए कि अगर प्लेन रहेगा, सरफेस रहेगा, तो वहां पर क्या होगा, उसका पानी की जो गति है ज्यादा नहीं होगी या फिर बिल्कुल नहीं के बराबर होगा, फैल जाएगा पानी चारों तरफ। लेकिन अगर कहीं पर कोई, अगर किसी तरफ ढाल है तो पानी उसी तरफ आगे की तरफ बढ़ेगा, अगर ढाल ज्यादा तीव्र है तो ज्यादा तेजी से बहेगा। तो पहाड़ों पर क्या होता है कि अब जैसे इस प्रकार से कोई पहाड़ है, ठीक है, अब यहाँ पर से नदी निकल रही है, तो यहाँ चूंकि स्लोप काफी ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा कि नदी काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। और जब काफी तेजी से आगे बढ़ेगी तो उस स्थिति में वह जो चौड़ाई है नदी का, तो चौड़ाई नहीं काटेगा, इधर और इधर अपर्दन नहीं करेगा, वो क्या करेगा, गहराई की तरफ काटेगा, और उसका जो अपर्दन होगा वह नीचे की तरफ करेगा। तो इसीलिए पहाड़ों पर आप देखेंगे कि जो नदियां होती है वो काफी गहरी होती है, लेकिन उसकी जो पाट है वह चौड़ा कम होता है। तो इसीलिए जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर नदियां भी आकार की घाटी बनाती है। इसीलिए भी आकार की घाटी से जुड़ा सवाल रहेगा तो हमें याद रखना है, यह अपर्दन से बनी स्थलाकृति है, नदी द्वारा बनी स्थलाकृति है, और यह पहाड़ी एरिया में भी आकार की घाटी का निर्माण होता है। बाद में हम आपको बताएंगे यही भी आकार की घाटी में जब ग्लेशियर प्रवेश करते हैं या हिमनद प्रवेश करता है, तब क्या करता है कि उसका ये वाला एरिया अपर्दित कर देता है, और इसी भी आकार की घाटी को वह क्या करता है, यू आकार की घाटी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो हम लोग वो हिमनद में पढ़ेंगे, हिमनद द्वारा किए गए अपर्दन के उसमें पढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल हम ये जानेंगे कि नदी के द्वारा भी आकार की घाटी का निर्माण होता है, और कहाँ पर होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, जहां पर स्लोप काफी अधिक होता है या ढाल काफी अधिक होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला नेक्स्ट क्या है, आई आकार की घाटी। आई आकार की घाटी क्या है, अब देखिए, जो पर्वतीय क्षेत्र है, खास करके हिमालय वगैरह एरिया है, तो वहां पर कहा जाता है कि कई सारी जो नदियां हैं वह पहले से ही बहती रही है, यानी कि हिमालय के निर्माण के पहले से ये नदियां बहती आ रही थी। और वैसी स्थिति में अब मान लीजिए कि इस तरफ से एक नदी बह रही थी ऐसे करके सीधे, और यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण होने लगा। तो जब पर्वत, जब भी आगे की तरफ निर्माण इसका हो रहा था, तो तुरंत इसको क्या करता था, बीच वाला हिस्सा को काट देता था, ठीक है। तो जैसे जैसे यह पर्वत उठता गया ऐसे करके, है ना, इस तरफ से उठता गया, और बीच में जो नदी थी उसको काट के चली गई, और फिर से आगे की तरफ उठा, फिर ये आगे की तरफ उठा, फिर आगे की तरफ उठा, इसी प्रकार से यहाँ पर ऐसे उठा ऐसे करके, है ना, ये इस प्रकार से। और ये जो बीच वाला हिस्सा देख रहे हैं, यह घाटी यानी नदी की घाटी बनती चली गई। तो यहाँ पर से इसका जो आकार है नदी का, आप ऐसे करके आपको दिखेगा, यानी 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर से आप देखिएगा तो एक पतला सा एक स्ट्रिप है, वहां पर नीचे में आपको नदी बहती हुई दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं कैनियन या आई आकार की घाटी या गॉर्ज। अमेरिका का जो कैनियन है ना, वह बहुत ही प्रसिद्ध है, वहाँ का कैनियन। इसी प्रकार से भारत में कई सारी नदियां जो उत्तर की तरफ से बह करके आती, यानी कि हिमालय के उस पार से बहती थी, और वह इस पर आ रही है, तो वह भी वहां पर गहरे कैनियन या गॉर्ज का निर्माण किया है। अमेरिका में कोलोराडो नदी पर इसी प्रकार के गहरे कैनियन या गॉर्ज का निर्माण किया गया है नदियों के द्वारा, ठीक है। क्लियर है, यानी कि भी आकार की घाटी और कैनियन, ये जो दोनों के दोनों हैं, ये कहाँ पर निर्मित होते हैं, यह ऊंचे क्षेत्रों में इसका निर्माण हुआ है। भी आकार की घाटी क्लियर है कि ऊंचे जब बहती है आगे की तरफ, तो अपनी जब तली नदियां ज्यादा काटती हैं और चौड़ाई वहां पर कम होता है, तो भी आकार की घाटी होता है। आई आकार की घाटी में हम लोगों ने देखा कि वहां पर पहले से जो नदियां बहती आ रही थी,
वहां पर चट्टानों को वह काटती गई, जब पर्वत उठता गया और वह काट काट करके घाटी बनाती गई, वह आई आकार की घाटी का निर्माण हुआ। उसी को गॉर्ज या कैनियन कहा गया। कोलोराडो का कैनियन घाटी बहुत प्रसिद्ध था। इसी प्रकार से यहाँ भी कई सारी नदियां हैं जो गहरे कैनियन या गार्ज बनाती हैं। नेक्स्ट है जलप्रपात। यह भी अपरदनात्मक स्थलाकृति का उदाहरण है। नदियों के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति है ये। इसमें होता यह है कि जैसे अब मान लीजिए कि नदी इस प्रकार से एक सतह पर बह रही थी। अब वहां पर जो चट्टानों का जो स्ट्रिप था, अब यहाँ पर मान लीजिए कि कठोर चट्टाने हैं ये, ठीक है, जिस पर से होकर के बह रही थी, और यहाँ पर सॉफ्ट चट्टाने हैं। ये इसके जो नीचे है आंतरिक संरचना, ये सॉफ्ट चट्टानों की है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे करके सॉफ्ट चट्टाने थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो हिस्सा है इसको किसी प्रकार से यह अपर्दित हो गया। अब इस पर से नदी बह रहा था, अब यहाँ पर जैसे ही आएगा तो इसको क्रॉस करेगा तो ये नीचे वाला हिस्सा को बहुत ज्यादा तेजी से अपर्दित करना शुरू करेगा, और फिर यहाँ पर कठोर चट्टान यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब इसको क्या करेगा कि इसको ये अपर्दित करता चल जाएगा ऐसे करके, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा कि यहाँ से जो नदी है वो सीधे आकर के यहाँ पर गिरेगी, यानी यहाँ से चल करके नदी सीधे ऐसे करके यहाँ पर से गिरती हुई प्रतीत होगी, और यह जो है क्या बनाएगा, यहाँ पर प्रपात का निर्माण करेगा, या इसे हम जल प्रपात कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि नर्मदा नदी पर धुआंधार प्रपात का निर्माण हुआ है। वहां पर क्या है, संगमरमर, ये जो हिस्सा है यहाँ पर, वहां पर संगमरमर है, इसीलिए वहां बिल्कुल आप जाएंगे कभी देखेंगे तो बड़ा अद्भुत छटा आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो कठोर चट्टाने हुआ बिल्कुल संगमरमर से है, और उस पर से नदी जब बहती है और जब यहाँ पर गिरती है तो चारों तरफ सफेद सफेद एक बड़ा अलौकिक दृश्य आपको दिखाई पड़ता है। तो जलप्रपात भी क्लियर है, समझ रहे हैं कि जब कठोर ऊपर की जो सतह होती है कठोर चट्टान होती है और नीचे सॉफ्ट चट्टाने, अब कहीं पर यह जो स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंजेज आता है, या फिर ऊपर का चट्टान कहीं पर जब कट जाता है तो नीचे के सॉफ्ट चट्टाने जो है वो काफी तेजी से अपरदित होती है, और यहाँ पर जो नदियां हैं ऊपर से गिरती हुई प्रतीत होती है, और इसे हम कहते हैं जलप्रपात, ठीक है। तो क्लियर है। चलिए तीसरा है क्षिप्रिका। जब बहुत अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में जब नदियां बहती हैं तो क्या होता है कि उस दौरान नदियां अब ऐसे करके बह रही है, इस प्रकार से नदियां बह रही हैं। अब यहाँ पर कहीं पर क्या है कि कठोर चट्टान उसको मिल गया, तो इस कठोर चट्टान पे क्या करें कि नदियां इसको उछल करके ऐसे करके आगे की तरफ, ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ जाती है। पानी है ना, यहाँ पर जो पानी है वो क्या करता है, इस प्रकार से ऐसे करके वो उछल करके आगे की तरफ बढ़ता है। तो यह जो है दिखने में लगता है कि वो पानी जंप करते हुए वहां पर निकल रही है। तो ये यानी एक छोटे जलप्रपात की तरह होता है, हम जिसे क्षिप्रिका कहते हैं, ठीक है। तो यह भी अमूमन ऐसे क्षेत्रों में होता है, नदियां ऐसे क्षेत्रों में इस प्रकार के क्षिप्रिकाओं बनाती है जहां पर ढाल या स्लोप काफी अधिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में है नदी विसर्प या मियांडर, या फिर गोखुर झील। गोखुर झील का निर्माण नहीं करता इसलिए मैंने इसका यहाँ पर चर्चा कर दिया है। नदी विसर्प या मियांडर। अब देखिए जब ये नदियां अधिक ढाल वाले क्षेत्र से निकल करके ऐसे क्षेत्र में पहुंचती है जहां पर स्लोप कम होते हैं, यानी कि ढाल कम होता है और वो लगभग समतल होता है, यानी थोड़ा सा स्लोप होता है, तो ऐसी स्थिति में जो नदी है वह अपने साथ जितने सारे नदियों का जो भार वहन करने की क्षमता है, यानी अधिक सामग्री जो ढो करके ले जाती है, जैसे चट्टान बड़े बड़े, अब जहाँ ढाल ज्यादा रहेगा तो क्या करेगा, बड़े बड़े चट्टानों को भी ढोते हुए चलेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ ढाल कम होगा तो वहां पर वह बड़े चट्टानों को नहीं ढो पाएगा, वो वहीं पर निक्षेप करने लगेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है नदी तो उसकी जो गति है कम होती जाती है। अब
वैसी स्थिति में क्या होता है कि जो नदी की जो तली है उसमें निक्षेप होना शुरू हो जाता है अंदर की तरफ। शुरुआत में ही वो बड़े बड़े जो चट्टान तो पहले निक्षेप कर दिया, अब छोटे छोटे जो डस्ट वगैरह वो आगे की तरफ निक्षेप करता है और आगे जाकर के इसकी जो तली है वह उसमें गाद जमा करना शुरू करता है। और तब इसकी जो अब जो पानी लाया था तो पानी क्या होगा, तो पानी को अब आगे ले जाने के लिए उसके जो पार्ट है वह दोनों किनारों को काटना शुरू करेगा। और वैसी स्थिति में अभी तक तो भी आकार की घाटी था, अब वो क्या होगा, एक चौड़ी घाटी बनना शुरू होती है जिसकी गहराई कम होती है और चौड़ाई ज्यादा होती है। तो इस प्रकार की जो नदियां होती है तो उसमें क्या होता है कि अब हल्का सा भी कहीं पर अवरोध मिला तो ये नदियां मुड़ जाती है। अब जैसे देखिए, अब नदी क्या होगा कि यहाँ पर से ऐसे करके वो विसर्प करने लगती है। जरा सा भी उसमें अवरोध आया तो नदी मुड़ने लगेगी। तो इसे कहते हैं नदी विसर्प या मियांडर, है ना। तो इस प्रकार की नदियां जब ज्यादा मैदानी एरिया में ज्यादा नदी जब विसर्प करने लगती है तो वह मियांडर कहलाता है। यही मियांडर कई बार क्या होता है कि विसर्प बहुत ज्यादा करती हैं और वह विसर्प करती हुई, अब मान लीजिए ऐसे करके वह ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ रहा था ऐसे करके, है ना। अब इस प्रकार से ऐसे करके नदी आगे बढ़ रही थी। अब इसमें जो था कहीं पर क्या किया कि यह जो पुरानी वाला धारा है उसको फिर से उसने पकड़ लिया। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये वाला जो हिस्सा है वह एक झील के रूप में रह जाता है और यही कहलाता है गोखुर झील, यानी गाय की खुर की तरह झील। अब मान लीजिए कि यह जो ऐसे करके था ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ा, है ना, ये ऐसे करके अब कभी तेज धारा आया और फिर से जो अपनी पुरानी वाला धारा है उसको पकड़ लिया तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये हिस्सा एक झील के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसका आकार देखने में कैसा लग रहा है, यह देखने में जैसे गाय का जो खुर होता है ना उस तरह से लगता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा गोखुर झील। ये कहलाता है गोखुर झील। ठीक है, इसी प्रकार से नदी वेदिका, है ना। और बाद में चल करके क्या होता है कि एक नदी वेदिका का निर्माण होता है, यानी कि जो भी अपने साथ में नदियां लाई वो सब, कितना देर और बचा हुआ है टाइम जी, तो जो नदी वगैरह होता है वो क्या करता है, वो वेदिका का निर्माण करता है। और अंततः यह जो पानी है जहां जब दूर दूर तक मैदानी एरिया में फैल जाता है तो अपने साथ जो लाया हुआ डस्ट है उसे क्या करता है, या फिर जो गाद है वो क्या करता है, सभी जगह जमा कर देता है और फिर संप्राय मैदान का निर्माण करता है। तो उसमें क्या होता है, संप्राय मैदान की विशेषता है यह चरम होती है, यानी जितने भी अपर्दन वगैरह कार्य होते हैं नीचे घिस घास करके सबको बराबर करके और सब पे गाद जमा करके उसको बराबर कर देता है और वह संप्राय मैदान का उदाहरण बनता है। ठीक है, अब है निक्षेपात्मक स्थलाकृति। आप तो समझ गए कि अपर्दन से बनी स्थलाकृति, नदी अपर्दन से बनी स्थलाकृतियां कौन कौन सी हो गई, आप सब इसको याद रखेंगे। उसका फोटो वगैरह भी आप लोग बना लेंगे, मैंने बनाया भी है, फिर मैं आपको जो पीडीएफ भेजूंगा उसमें सारा सारा रहेगा। भी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, जलप्रपात, छिप्रिका, नदी विसर्प या मियांडर, गोखुर झील और नदी वेदिका या संप्राय मैदान, ये सारे के सारे जो है ये क्या है, अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां हैं। यहाँ संप्राय मैदान अपर्दनात्मक इसलिए होता है क्योंकि क्या करता है कि वो घिस घिस करके जो भी ऊंची और उबड़ खाबड़ जो चीजें थी सबको घिस करके वो बराबर करता है, सबको बात में ले जाता है। तो ये इसलिए संप्राय मैदान जो है यह अपर्दनात्मक स्थलाकृति का उदाहरण होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगला जो है वह निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां हैं, यानी अब ये जो लाया अपने साथ में जो गाद वगैरह लाएगा उसे क्या करेगा, कहीं ना कहीं निक्षेप करेगा। तो अब अपने साथ सबसे पहले लाता है जो बड़े बड़े जो बोल्डर्स होते हैं उसको क्या करता है कि सबसे किनारे में ही वो क्या करता है, जमा कर देता है। इस प्रकार से कहीं पर चट्टान वगैरह जो आगे की तरफ निकलता है तो बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं वह नदी आगे की तरफ निकल गई और जो स्टार्टिंग जो शुरुआती वाला क्षेत्र है इसमें ये क्या करता है, इसको जमा कर देता है। अब यही ये चूंकि देखने में कैसा लग रहा है, पंखा की तरह लग रहा है,
इसीलिए इसे जलोढ़ पंख कहा जाता है। यही क्या होता है कि चारों तरफ से एक पर्वत है, उसके चारों पर्वत उससे निकलती हैं, पर्वत से निकलने वाली सारी नदियां अलग अलग, चूंकि अलग अलग विंग में आती है, सब जमा होती है, तो इस प्रकार से जो जमा करता है तो एक शंकु की तरह बना देता है, ये चारों तरफ से एक शंकु की तरह बना देता है, और यह कहलाता है जलोढ़ शंकु। ये कहलाएगा जलोढ़ शंकु कहलाएगा। ठीक है, शुरुआत में यह पंखा की तरह दिखता है, इसलिए जलोढ़ पंख, और उसके बाद फिर जलोढ़ शंकु। इसी प्रकार से एक उदाहरण है प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध में क्या होता है कि जो नदियां होती हैं, जब मैंने बताया कि मैदानी एरिया में जब प्रवेश करती हैं तो अपने तली में ही वह गाद जमा करना शुरू कर देती है। जब अपने तली में जब जमाव करना शुरू करेगी तो क्या होगा कि इसका जो सतह है वो ऊपर की तरफ उठता चला जाता है। इस प्रकार से यह ऊपर की तरफ उठता चला जाता है, और यह जो नदी है वह सतह से ऊपर उठती चली जाती है। और इसी में कई बार तो ये जो हिस्सा हो गया, सबसे पहले इसको जानिए, ये जो हिस्सा हो गया जो किनारे के तरफ ऊंचे ऊंचे हिस्से होते हैं, ये प्राकृतिक तटबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक तटबंध। या खास करके बिहार, उत्तरी बिहार की नदियां जैसे कोसी और कोसी की जो सहायक नदियां हैं वह प्राकृतिक तटबंध का निर्माण करती है, क्योंकि वो अपने साथ बहुत सारा गाद लाती है और वह अपनी तली में जमा कर देती है। अब यही पर देखिए समस्या उत्पन्न होता है बिहार में बाढ़ का। यहाँ पर क्या होता है कि बिहार में अब जो नदी बह रही है तो क्या है, ये तट से या धरातल से वह ऊपर बह रही है, यानी धरातल यानी धरातल जो समतल है, तो समतल के ऊपर में वह क्या किया है कि धीरे धीरे करके गाद जमा करती चली गई है, और वहां पर यह बह रही है। जैसे आप सपोज करिए, आप कभी अगर आप लोग पत्तल पर भात खाए होंगे तो याद होगा कि क्या करते हैं कि पत्तल पर ऐसे भात दे दिया और उसमें से चुकड़ी टाइप के बना देते हैं और उसमें दाल डाला जाता है। बस यही समझिए, अब उसमें अगर कोई तेजी से डाल दिया तो क्या होता था, फूट जाता था और वो बह जाता था बाहर की तरफ, है ना। तो वही चीज यहाँ पर है। यह जो नीचे का जो हिस्सा है वो धरातल पर वो सतह ऊपर की तरफ फूट गया है, और किनारे तरफ ऊंचे ऊंचे तटबंध बन गए हैं, और इससे होती हुई नदियां आगे की तरफ बढ़ रही है। अब इसमें जब पानी ज्यादा आएगा तो क्या होगा, ये आसपास कहीं जो ये तटबंध है इसमें कभी चूहा या खरगोश इस प्रकार का बिल बना दिया तो इससे पानी धीरे धीरे करके बाहर की तरफ रिसेगा, और यह पानी ये टूट जाएगा तटबंध, और पानी दोनों तरफ फैल जाएगा और बढ़ा जाएगा। तो ये चीजें उत्तरी बिहार में सामान्य थी। तो इसी से बचने के लिए सरकार ने क्या किया कि अब ये तटबंध इतना प्राकृतिक तटबंध ऐसे कि आगे एक कृत्रिम तटबंध भी बना दिया। इसे मान लीजिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर एक चौड़ा 25-30 फीट 40 फीट चौड़ा चौड़ा एक बना दिया, उस पर कई जगहों पर सड़कें भी बना दी गई है ना। जिसे गंगा में आप देखेंगे पटना के किनारे किनारे आपको 30 इंची का मोटी दीवार मिलेगी, जो आपको दानापुर से आपको पटना सिटी तक आपको दिखाई पड़ता है। ये तो भी क्या है, तटबंध ही है ना। बस ये सीमेंटेड तटबंध है, क्योंकि यहाँ पर तो उतना चौड़ा जगह है नहीं हमारे पास की इतना चौड़ा जगह हम 25-30 फीट हम 40 फीट चौड़ा मट्टी का भराव करें। तो इसीलिए यहाँ पर ईंट और गारे से बनाया गया है। तो उसी प्रकार से जो उत्तरी बिहार की जो नदियां हैं तो उसके दोनों तरफ क्या किया गया है, ये चौड़े चौड़े सड़कों का निर्माण किया गया है। ये कहलाता है कृत्रिम तटबंध। कृत्रिम तटबंध है ना, सॉरी, कृत्रिम तटबंध। अब इसी में क्या होता है कि कृत्रिम तटबंध में अब जब पानी आता है तो दोनों तरफ यहाँ से यहाँ तक फैल जाता है। तो इसने हालांकि बाढ़ की बारंबारता को कम किया है, लेकिन बाढ़ की भयावहता बढ़ा दिया है। इस पर हम कभी चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक जो कृत्रिम तटबंध हैं क्या बाढ़ रोकने में सक्षम हैं, क्या इससे बाढ़ नियंत्रण में मदद मिली है, तो इस पर हम कभी चर्चा करेंगे विस्तार से। बहरहाल हम ये जानते हैं